A very good morning students, welcome to another class. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर हमने फ्रूट कंप्लीट कर लिया था और हमने बात की थी फ्रूट के अंदर जो सीड मिलती है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनती है और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनता है। आइए सीड को और डिटेल में पढ़ने के पहले हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, और वो है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट कॉल्ड। फ्रूट की स्टडी, ताकि हम उन्हें और बेटर वे में कल्टिवेट कर सकें। एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ सीड कॉल्ड। लास्ट कुछ क्लासेस से हम फ्रूट को स्टडी कर रहे थे, यानी कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सी साइंस पढ़ रहे थे, पोमोलॉजी। कैसे याद रखोगे? पोम प्लांट्स कौन से थे? पोम, पॉपो, एक हाथ में एप्पल एक हाथ में सीट पर पियर। एप्पल, पियर, पोम फ्रूट्स हैं, तो याद रखने का तरीका वो पोम फ्रूट्स हैं, यानी फ्रूट्स की स्टडी को हम कहते हैं पोमोलॉजी। नाउ सीड की स्टडी को कहते हैं सीड। एक्चुअली सीड की स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्पर्मोलॉजी स्पर्म की स्टडी है, बट हाँ आप एक दिमाग में ऐसा सोच सकते हो कि स्पर्म भी एक मेल गैमीट है, नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है, हालांकि उसमें फीमेल गैमीट भी फर्टिलाइज करेगा तभी नेक्स्ट जाइगोट बनेगा, और सीड के अंदर भी एम्ब्रियो है, नेक्स्ट जनरेशन है। तो इस तरह से हम रिलेट करके इसे लिख सकते हैं स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड्स, जो हम अब कर रहे हैं लास्ट क्लास से जिसे हमने स्टार्ट किया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। एनी गेसेस? कौन है फलों का राजा? आम। मैक्सिमम लोगों का फेवरेट फ्रूट आम, फलों का राजा आम। सो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो। और मैंगो का जल्दी से मुझे बोटानिकल नेम आप लोग बता दीजिए। इट इज मैंजीफेरा इंडिका। और कौन बताएगा कि ये किस टाइप का फ्रूट है? सिंपल, एग्रीगेट या कॉम्पोजिट? ये एक सिंपल फ्रूट है। सिंपल में ये कैसा, सॉरी हाँ सिंपल है। सिंपल में ये कैसा है? ड्राई या फ्लैशी? ये है फ्लैशी। और फ्लैशी में ये कैसा है? ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप मतलब पड़ोसी के सर पे मारेंगे तो फूटेगा, यानी स्टोनी एंड हार्ड एंडोकार्प है। हम खाते क्या है? मीसोकार्प खाते हैं। छिलका क्या है? एपिकार्प है। सीड कहाँ पर है? उस गुठली एंडोकार्प के अंदर। आई एम इनसाइड, आई एम इनसाइड। सो दिस इज आवर नेशनल फ्रूट। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट सीड की। हमने बात की थी कि एक सीड में सीड कोट होता है, जिसमें एक स्कार है हाइलम, जिससे वो फ्रूट से जुड़ी हुई है। एक उसके ऊपर छोटा सा छेद है माइक्रोपाइल, जहाँ से वाटर ऑक्सीजन जाएगा जर्मिनेशन के टाइम। और इस सीड कोट के अंदर सीड में एम्ब्रियो है, सेकेंड स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कॉटिलिडन्स एक या दो होंगे डिपेंडिंग अपॉन डाइकॉट या मोनोकॉट। और इस एक्सिस पे रेडिकल है, प्लिम्यूल है, रेडिकल से रूट्स बनेगी, प्लिम्यूल से शूट बनेगी। इसके अलावा एंडोस्पर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो तीन स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ अ सीड में। नंबर 1 सीड कोट, नंबर 2 एम्ब्रियो एंड नंबर 3 एंडोस्पर्म। आइए अब हम, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट्स होते हैं और मोनोकॉट्स होते हैं, तो ये हमारे सिलेबस में भी अब हम पढ़ेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट सीड, फिर टिपिकल मोनोकॉट सीड, और एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि मोनोकॉट सीड के सारे क्वेश्चंस आप एक बार में सॉल्व कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। नाम से ही समझ आ रहा है, डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलिडन्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल होते हैं डाइकॉट्स में। मोनोकॉट का कॉटिलिडन एक होता है, मोनोकॉट, मोनो मीन्स वन कॉटिलिडन, अब बिल्कुल पतला पापड़ जैसा होता है, राइट, पेपरी, थिन, लार्ज बट थिन कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट्स में। हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं, तो कैसी सीड होगी? जैसे हम एनसीईआरटी का ही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सीड है लाइक दिस, ये सीड का कोट है, सीड कोट। अब हम इसमें बना नहीं रहे हैं, बट इसमें एक आउटर लेयर होगी, आउटर सीड कोट, जो आउटर इंटेग्यूमेंट से बना है, विच इज कॉल्ड टेस्टा। याद है, टेस्ट देंगे तभी तो अंदर जाएंगे, तो बाहर क्या है? टेस्ट यानी टेस्टा, और अंदर वाले को हमने कहा था टेगमन।
यहां पर एक स्कार मिलेगा, इसी स्कार के थ्रू ये सीड फ्रूट के साथ अटैच्ड होगी, ऑफ कोर्स प्लेसेंटा वाली साइड पर। इसे हमने नाम दिया था हाइलम। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं ये सब कुछ। और इस हाइलम के ऊपर हमें एक छेद मिलेगा, एक पोर मिलेगा, जिसे हमने कहा था माइक्रोपाइल। ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल होता है, यहीं से पोलन ट्यूब, मेल गैमीट्स अंदर घुसते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर इसी छेद से पानी और ऑक्सीजन अंदर जाते हैं। बाहर से हमें ऐसी दिख रही है सीड। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड फ्रॉम आउटसाइड। सो द फर्स्ट विल बी, देयर विल बी सीड कोट, दिस विल बी प्रेजेंट, सीड कोट। और सीड कोट में आउटर टेस्टा होगा जो आउटर इंटेग्यूमेंट से बना है, और इनर टेगमेन लेयर भी होगी। ठीक है, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। आउटर टेस्टा आउटर इंटेग्यूमेंट से, इनर टेगमेन इनर इंटेग्यूमेंट से। इसके अलावा हाइलम मिलेगा, मैं लिख नहीं रही हूं, लास्ट क्लास में हम लिख चुके हैं दैट हाइलम इज अ स्कार थ्रू विच सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट। और मिलेगा माइक्रोपाइल। अबव द हाइलम there is a small opening or pore called micropyle through which oxygen and water enters during seed germination. Now second structure, इस सीड के अंदर हमें मिलेगा एम्ब्रियो, राइट। आइए अब एम्ब्रियो कैसा होगा, एनसीईआरटी का सेकेंड डायग्राम। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें दो तो कॉटिलिडन्स है और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो सपोज करो ये हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दी, एक्सिस, इस ये एक्सिस है एम्ब्रियोनल पूरी एक्सिस। इस पर दो कॉटिलिडन्स अच्छे मोटे ताजे, क्योंकि इनमें खूब सारा खाना भरा हुआ है, बल्कि फुल ऑफ रिजर्व फूड, दो कॉटिलिडन्स अटैच्ड हैं, राइट। सो एम्ब्रियो में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, टू कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स तभी डाइकॉट है ये। और ये कैसे हैं, बल्कि एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। क्योंकि जब इस सीड के अंदर ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा, जब आप उसे जर्मिनेट करोगे, जब तक कि इस सीड से बेबी प्लांट ना निकल आए और पहली पत्तियां, लीव्स ना बने, तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। या जब तक रूट सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं हो जाए, तब तक वाटर मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। तब तक का सारा इंतजाम ये रिजर्व फूड है। ये वो पोटली है, दो पोटली की, जैसे कोई राहगीर, कोई ट्रैवलर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। अब तो बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं हाईवेज पे, पहले नहीं था, तो लोग पोटलियां ले लेके जाते थे खाने की। ये वो दो खाने की पोटली है जो डाइकॉट के प्लांट्स लेकर जाते हैं। सो बल्कि एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। यहां पर एक एक्सेप्शन है, कैस्टर। कैस्टर में कॉटिलिडन्स बिल्कुल पतले होते हैं, मोनोकॉट्स की तरह, हम अभी लिखेंगे। और इसके अलावा इसमें है एम्ब्रियोनल axis. So this is the cotyledon जो 2 है, और ये पूरी जो है this is embryonal axis। ठीक है, इतना तो अपन याद रख लेंगे, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों सिरे पे, एंड्स पे, एक ये जो टिश्यू है इसे प्लेम्यूल कहते हैं, इस टिश्यू को कहते हैं रेडिकल। ये है प्लेम्यूल ऊपर वाले एंड पे, एंड दिस इज द रेडिकल। आर से रेडिकल, आर से रूट्स। सो रेडिकल डेवलप करता है रूट्स में और प्लेम्यूल डेवलप कर जाएगा शूट में। अगर सपोज मैं इस सीड को, अब आप इमेजिन करना, सपोज करो ये सीड है, इधर रेडिकल वाला पार्ट है एक्सिस का, इधर प्लेम्यूल है। जब आप इसको मिट्टी में सो करोगे तो यहां से शूट निकलेगी, यहां से रूट निकलेगी। सपोज मैं उसको उल्टा रख दूं, मैं इसको इस तरह से रखूं कि रेडिकल वाला पार्ट ऊपर है और प्लेम्यूल नीचे है, तो क्या ये प्लेम्यूल रूट्स बना देगा? नहीं, ये रेडिकल ही रूट्स बनाएगा और प्लेम्यूल शूट बनाएगा। ये फिक्स होता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए, आप सीड को कैसे भी सो करो, रेडिकल जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में नीचे का पार्ट है रेडिकल, वो हमेशा रूट्स बनाएगा और जो प्लेम्यूल है वो हमेशा शूट ही बनाएगा। ये फिक्स होता है। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके दोनों एंड्स पे
एट टू एंड्स, ऊपर वाला नीचे वाला, एट टू एंड्स देयर इज रेडिकल एंड देयर इज प्लीम्यूल। रेडिकल क्या बनाता है? गिव्स राइज टू, अब ये रटना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक रूट है, एक शूट है, आर से रेडिकल, आर से रूट, और दूसरा वाला बना देगा शूट। शूट मतलब अब हम जानते हैं इसमें स्टेम, उसकी ब्रांचेस, फिर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो सब कुछ प्लीम्यूल से ही बनने वाला है, राइट? सो ये दो मेन स्ट्रक्चर्स हो गए। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की। थर्ड, एंडोस्पर्म। स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए अभी बता रही हूँ, वैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी याद करने की, हम 12th में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है देखो, समझो, क्योंकि हल्का सा तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो याद नहीं होती चीज़ें जब तक समझ नहीं आए। ये जैसे ओवरी है, ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है। ये पहली इंटेग्यूमेंट है जो आउटर सीड कोट बनाएगी, ये सेकेंड इंटेग्यूमेंट है जो इनर सीड कोट बनाएगी। अब ये ओव्यूल बहुत सारे सेल्स का बना है। ये जो पूरा मास होता है सेल्स का, इसे न्यूसेलस कहते हैं, पूरे मास को, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। अब क्या होता है, इसी न्यूसेलस का एक सेल बड़ा कर होता है, उसमें माइटोसिस होते हैं, मियोसिस होते हैं, 3 माइटोसिस होते हैं, और ऐसे करके ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ऐसा। और ये मियोसिस और 3 माइटोसिस से बना है। 3 माइटोसिस का मतलब 8 सेल्स बन जाएंगे, 1 माइटोसिस के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, तो इसमें 8 सेल्स होते हैं, राइट? लेकिन 8 न्यूक्लियाई होते हैं, बट 7 सेल्स होते हैं। वो सब कैसे अभी नहीं पढ़ना। तो सपोज इसके ये 3 सेल हो गए, इधर 3 सेल हो गए, इधर ये 1 सेल हो गया जिसके 2 न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, इनमें से एक एग होता है, स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है और फट जाती है। एक पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होते हैं, तो एक मेल गैमीट तो इस एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। यही जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जो हमने यहां लिखा है, चाहे मोनोकॉट्स हो चाहे डाइकॉट्स हो। बट एक मेल गैमीट जो होता है वो इनसे फर्टिलाइज करता है, इस वाले। ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस थे यहां पर, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस आ गया तो ये ट्रिपलेट 3n कंडीशन हो जाती है। ये तो 2n है, ये वाला जाइगोट जो है, एक एग का न्यूक्लियस, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस, यहां पर 3n ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनती है। यही एंडोस्पर्म बनाता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसमें भी फूड रिजर्व रहता है, और न्यूसिलस तो है ही फूड रिजर्व। जब तक ये सब डेवलप नहीं हो रहा तब तक न्यूसिलस ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब समझना ध्यान से, नॉर्मली क्या होता है, आप फर्टिलाइजेशन के बाद में ये न्यूसिलस पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस न्यूसिलस से न्यूट्रिशन ले लेके एंडोस्पर्म अपने में स्टोर कर लेती है और कुछ न्यूट्रिशन एम्ब्रियो डायरेक्ट यूज कर लेता है, तो कुल मिला के न्यूसिलस सीड जब बनती है तब तक खत्म हो जाता है। कुछ कुछ सीड्स में, जैसे काली मिर्च है या चुकंदर है, ये 2 टिपिकल एग्जाम्पल्स है, काली मिर्च ब्लैक पेपर एंड चुकंदर बीट रूट। इसमें ये न्यूसिलस भी सीड के अंदर रहता है न्यूट्रिशन देने के लिए। इस सीड में न्यूट्रिशन है, न्यूसिलस है चारों तरफ, ऐसी सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये भी हम लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, नीट में कई बार आया हुआ है, शायद इसी साल आया हुआ है इनफैक्ट। पेरिस्पर्मिक सीड मतलब न्यूसिलस होता है चारों तरफ। आया समझ? अब ये जो एंडोस्पर्म है ये भी न्यूट्रिटिव है, और ये क्यों बनी? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं, 2 फीमेल के और 1 मेल का, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। या हम ये कहें यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना है, एक फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म, इसीलिए इसे ऐसा भी कहते हैं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। तो एंडोस्पर्म हमने लास्ट क्लास में लिखा था, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर ये डाइकॉट है तो ये यहां पर कॉटिलिडन्स बन जाते हैं।
तो अब ना तो न्यूसिलस की ज़रूरत है, वो तो कंज्यूम हो ही जाता है सिवाय काली मिर्च और ऑफ कोर्स उसके बीटरूट के, और ना अब हमें इस एंडोस्पर्म की ज़रूरत है, तो ये भी ख़त्म हो जाती है। एंडोस्पर्म डाइकॉट्स में नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन सीड्स। बनेगी तो सही है, बनेगी, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी देगी तब तक जब तक कॉटिलिडन्स अच्छे थिक फ्लैशी ना हो जाए, बट एक बार कॉटिलिडन्स थिक फ्लैशी हो गए फिर ये गायब हो जाती है, तो हमें सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगी। ऐसी सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, या एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। जैसे चिड़िया के अंडे में, एग ऑफ द बर्ड में न्यूट्रिटिव क्या होता है, एल्ब्यूमिन, तो हम एंडोस्पर्म को क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये प्लांट्स का एल्ब्यूमिन है, और इसमें डाइकॉट सीड में ये नहीं है, तो ऐसी सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। तो डाइकॉट्स में क्या मिलेगी, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स मिलेगी, लेकिन कैस्टर में ऐसा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ट्रिक भी लर्न कर लेंगे। एक्सेप्ट कैस्टर, कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड होती है कैस्टर में, मतलब इसका कॉटिलिडन पतला सा रहता है और इसमें जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करती है और वो खाना देती है। ठीक है, हम लिख चुके हैं एंडोस्पर्मिक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। सो एक डाइकॉट सीड में, टिपिकल डाइकॉट सीड में हमें सीड कोट मिलेगा, टेस्टा, टेगमन, हाइलम, स्कार, एम्ब्रियो मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ, 2 फ्लैशी थिक फुल ऑफ रिजर्व फूड कॉटिलिडन्स मिलेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस में 2 एंड्स पर, एक पे प्लिम्यूल एक पे रेडिकल मिलेगा। प्लिम्यूल ग्रो करेगा शूट में, रेडिकल ग्रो करेगा रूट में। एंडोस्पर्म इसकी सीड में हमें नहीं मिलेगी, एक एक्सेप्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कैस्टर। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी ज़रूरी नहीं है आप याद करो, आपकी नॉलेज के लिए, जिस पॉइंट पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडन्स जुड़ते हैं उसे एम्ब्रियोनल नोड कहते हैं, उसके ऊपर के पार्ट को एपिकोटाइल कहते हैं और नीचे के पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। सो लेट मी राइट हियर, ये जो पोर्शन है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जहां पर कॉटिलिडन्स आकर जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड, क्योंकि यहां पर कॉटिलिडन आकर अटैच हुआ है। और इसके ऊपर का जो पार्ट है जिसमें फिर फाइनली प्लिम्यूल में जो टर्मिनेट होगा, अब ये ऊपर है, कॉटिलिडन के लिए कोटाइल वर्ड यूज कर रहे हैं, ये कॉटिलिडन के ऊपर का पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही, बट कॉटिलिडन के ऊपर वाला, जहां कॉटिलिडन अटैच है उसके ऊपर वाले के लिए एपी बोलते हैं, तो ये हो गया एपिकोटाइल। और ऐसे ही ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो फाइनली रेडिकल में एंड करेगा, ये नीचे है, नीचे के लिए हाइपो बोलते हैं, कॉटिलिडन के नीचे है तो हाइपोकोटाइल। तो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लिम्यूल और रेडिकल एंड्स पर है, जहां कॉटिलिडन अटैच है वो कॉटिलिडनरी नोड है, उसके ऊपर एपिकोटाइल है, उसके नीचे के पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट सीड, प्लीज नोट दिस। अब हम समझते हैं मोनोकॉट, टिपिकल मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट्स जब भी कोई बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ग्रेन्स, धान आने चाहिए, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, ओट्स हो, ये सब मोनोकॉट्स हैं। अनियन, गार्लिक, लिली, ये सब मोनोकॉट्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट सीड। ये ऐसा नहीं होता जैसा अभी हमने देखा हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है, क्योंकि हल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हमें मेज सीड पढ़नी है। और मेज के सीड को, अब हमने पढ़ा है कि ये सीरियल है, ग्रामिनी फैमिली का मेंबर है और इसमें फ्रूट कैरियोप्सिस होता है, यानी सीड कोट और फ्रूट की वॉल पूरी तरह चिपकी हुई है, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। इसीलिए मेज की सीड को एक्चुअली ग्रेन कहते हैं। मेज ग्रेन, व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन कहते हैं। ग्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सीड भी वही है और फ्रूट भी वही है, क्योंकि फ्रूट वॉल और सीड कोट अच्छे से चिपक गए हैं, राइट। तो सीड कोट अब आप मेरे को सोच के बताओ कैसा होगा, अच्छा मोटा या पतला?
पतला, मेम्ब्रेन की तरह होता है, फ्रूट वॉल के साथ पूरा चिपक जाता है। बस यही पहला पॉइंट लिखना है। आइए लिखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, हम मेज के ग्रेन की बात कर रहे हैं या सीड की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सीड कोट कैसा है? मेम्ब्रेन जैसा है, पतला सा, एंड फ्यूजेस विथ फ्रूट वॉल। और इस तरह के फ्रूट को हम पहले ही लिख चुके हैं, यानी ये क्या बना रहा है? कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट बना रहा है, जो सिंपल ड्राई इनडहिसेंट फ्रूट होता है। तो आपको समझ में आया कि राइस में जो हम खा रहे हैं एक दाना या गेहूं का एक दाना, वो एक्चुअली एक फ्रूट है और उसी के अंदर सीड है। बट आप फ्रूट और सीड अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये राइस की सीड है, ये राइस की फ्रूट है। हम क्या कहते हैं? ये राइस का ग्रेन है, राइट? So this is, every line is a question. Now, so it fuses with fruit wall, membranous है। पहली बात हो गई सीड कोट की। अब सेकंड, कैसा होता है समझना। इस तरह का है ये बनाया मैंने एक मेज का ग्रेन। आप सबने देखा है भुट्टा, कॉर्न, मेज, उसका एक दाना बना दिया। तो ये जो सबसे बाहर है, ये है सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल फ्यूज्ड, है ना? हम ना केवल सीड कोट लिख सकते हैं, ना हम केवल फ्रूट वॉल, ये दोनों मर्ज हो चुकी है। अब ये मोनोकॉट है, यानी इसके एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन मिलेगा। तो मैं यहां लिखती हूं, ये फर्स्ट हो गया सीड कोट। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो, इसके एम्ब्रियो में फिर दो पार्ट्स होंगे। एक तो इसका एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है? लोकेशन क्या होती है अभी हम समझेंगे। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉटिलिडन है, सो वन कॉटिलिडन। इसका कॉटिलिडन कैसा होता है? लंबा होता है पर बिल्कुल पतला होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्कूल्स में ऐसे शील्ड मिलती है हमें, ऐसे शील्ड शेप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। सो इट इज लार्ज, पेपरी यानी पेपर जैसा पतला, एंड शील्ड शेप्ड। ऐसे सिंगल पेपरी शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन को कहते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम, राइट? तो एक तो इसमें कॉटिलिडन मिल गया। इसके अलावा और क्या होगा? जैसे डाइकॉट में भी दो कॉटिलिडन्स थे और एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, यहां भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। बट यहाँ पे बहुत छोटा सा एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कैसी होगी? स्मॉल होगी। दो एंड्स पर रेडिकल होगा और प्लिम्यूल होगा। यहां पर छोटा सा एम्ब्रियो है, उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है, तो जो रेडिकल है और प्लिम्यूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये कॉटिलिडन है, सिंगल साइड में रहता है, ये छोटा सा एम्ब्रियो है, ये कॉटिलिडनरी नोड हो गया, ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इधर है प्लिम्यूल, ये पोर्शन, ये है रेडिकल। इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए ना कुछ शीट, कुछ कवरिंग्स होती हैं ऐसे एम्ब्रियो में, लाइक दिस। ये डाइकॉट में नहीं मिल रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। इन कवरिंग्स को हम कहते हैं, जो रेडिकल को कवर करे उसे हम कहते हैं, मैं यहां लिखती हूं, कवर्ड बाय, प्रोटेक्टेड बाय शीट्स कॉल्ड कोलियोराइजा। कोलियोराइजा कैसे याद रखोगे? राइजा, आर से राइजा, आर से रेडिकल, जो रेडिकल को कवर करे, और जो प्लिम्यूल को कवर करे शीथ्ड, नोन एज, वो जो शीथ हैं उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, पी आ रहा है, पी से प्लिम्यूल, पी से कोलियोप्टाइल, आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा। तो जो प्लिम्यूल को कवर करेगा उसे हम कहेंगे पी से प्लिम्यूल, पी से कोलियोप्टाइल। याद रखना, बड़ा आसान है, क्वेश्चन आया हुआ है। और जो रूट को, रेडिकल को कवर करेगा उसे हम कहते हैं आर से रेडिकल और आर से कोलियोराइजा। और ये
है स्क्यूटेलम, पतला पेपरी शील्ड शेप का कॉटिलिडन। यहां पर हो जाएगा प्लेम्यूल, यहां हो जाएगा रेडिकल। ये एक एम्ब्रियो बना है, छोटा सा एम्ब्रियो है। अब इसमें जो कॉटिलिडन है एक ही है, पतला सा है, तो यहां तो कोई न्यूट्रिशन उसे मिलने नहीं वाला, तो नेचुरली इसमें एंडोस्पर्म बहुत अच्छी खासी मोटी होगी। समझना कैसे होती है। ये पूरा एंडोस्पर्म है, यहां साइड में छोटा सा एम्ब्रियो है। ठीक है, पहले हम एम्ब्रियो बनाएं। तो एम्ब्रियो कैसा है, ये इसका सपोज करो, पहले काम करते हैं, ये तो सीड कोट है, ये पूरा एंडोस्पर्म है, ये मैंने कॉटिलिडन बना दिया शील्ड शेप का, और इसी से अटैच्ड है एम्ब्रियो जैसा मैंने दिखाया। इसमें कैसा दिखाएंगे हम, ये प्लेम्यूल हो गया सपोज, और ये उसकी शीथ हो गई ऊपर टोपी, और यहां पर ये रेडिकल हो गया, और ये इसकी शीथ हो गई कोलियोराइजा। ठीक है, हम इसको लेबल करते हैं, दिस इज कोलियोराइजा। याद रखना, आर से राइजा, आर से रेडिकल को जो कवर करे, ये पोर्शन हो गया रेडिकल, ये पूरा एम्ब्रियो है। ये है प्लेम्यूल, प्लेम्यूल को कवर जो करे वो है पी से प्लेम्यूल, प्ली से कॉलियोप्टाइल, और ये पतला सा पेपर जैसा ये है स्क्यूटेलम। क्वेश्चन आया हुआ है स्क्यूटेलम क्या है, स्क्यूटेलम कॉटिलिडन है, ऐसे कॉटिलिडन को ही स्क्यूटेलम कहते हैं। अब यहां पूरा एंडोस्पर्म भरा हुआ है, एंडोस्पर्म। मेज की बात करें, राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, तो इस एंडोस्पर्म में फूड है, ये तभी तो हम इसे खाते हैं। कौन सा फूड है, स्टार्च, सो दिस इज स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टूडेंट्स, राइस में, व्हीट में ऐसा पूरा एंडोस्पर्म होता है, लेकिन मेज में, मक्का अगर आप खाओगे तो उसमें प्रोटीन का सोर्स भी बोलते हैं मेज को, कॉर्न को। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इस एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, वो अब मैं बना रही हूं, ये ऐसे, ये प्रोटीन की लेयर है एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म ही है ये, अलग नहीं है कुछ, दिस इज एंडोस्पर्म ओनली। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, स्क्यूटेलम को इस तरह से, इट इज एंडोस्पर्म, लेकिन थोड़ा स्पेशल लेयर बन गई है ये प्रोटीन की, जो पर्टिकुलरली मेज में मिलेगी, जरूरी नहीं है सारे सीरियल्स सभी ग्रेन्स में मिले। किसकी लेयर है ये, एंडोस्पर्म की आउटर लेयर। ये क्या कर रही है, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट कर रही है। ये देखिए, ये ब्रिज बना दिया इसने। सो इस कवरिंग के नीचे एंडोस्पर्म की आउटर लेयर है प्रोटीन की बनी हुई, जो उसे सेपरेट करती है एम्ब्रियो से। इसे हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर, क्वेश्चन आता है एल्यूरॉन लेयर किस में मिलेगी, मोनोकॉट की सीड में, मेज ग्रेन में। क्या है ये, एंडोस्पर्म ही है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो ये भी 3n है, ये क्वेश्चन आता है। एम्ब्रियो 2n है, डिप्लॉइड है, जाइगोट से बना है। एंडोस्पर्म चाहे स्टार्ची एंडोस्पर्म हो, ये जो भरा हुआ है स्टार्च, चाहे वो एल्यूरॉन लेयर हो, है तो एंडोस्पर्म की ही लेयर, पर प्रोटीन की बनी हुई, तो ये भी कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, 3n होगी। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम आपको दे दिया जाता है और आपको लेबलिंग पूछी जाती है, सेम एनसीईआरटी का डायग्राम है। कैसे लेबल करना है वो भी अभी हम बात करेंगे। तो आइए अब हम इसी चीज को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें सीड कोट की बात की, एकदम पतला सा है, फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड। एम्ब्रियो की बात करी हमने कि एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडन है स्क्यूटेलम, लार्ज थिन पेपरी एंड शील्ड शेप्ड, और एक एम्ब्रियो है छोटा सा जिसमें प्लेम्यूल है, रेडिकल है, और दोनों कवर्ड है शीट से, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा से। अब यहाँ देखें, ये एम्ब्रियो जो है क्या ये बीच में है? डाइकॉट में कैसे बनाया था हमने, ऐसे बनाया था ना, बीच में एम्ब्रियो था। क्या यहाँ पर ऐसा है?
नहीं, एम्ब्रियो एक साइड में खिसका हुआ है. इट इज प्रेजेंट इन वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. कहां पर? एक ग्रूव में, एक नाली में, एक छोटे से कोने में एम्ब्रियो है. बाकी सब कुछ एंडोस्पर्म से भरा हुआ है इसी एम्ब्रियो को खाना देने के लिए. सो यहां पर हम इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दैट एम्ब्रियो इज स्मॉल and lies in a groove on one side of endosperm. क्लियर? एम्ब्रियो कैसा है? छोटा है, एक ग्रूव के अंदर, एक साइड में है, ऐसा सेंटर में नहीं है डाइकॉट की तरह. सो थर्ड स्ट्रक्चर अब हम इसका लिखते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म. मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म कैसी होगी? फुल ऑफ रिजर्व फूड एंड नेचुरली बल्की. इसीलिए मोनोकॉट की सीड्स कैसी होती हैं? एंडोस्पर्म से भरी हुई, क्योंकि इनमें कॉटिलिडन जो है वो उतना वेल डेवलप नहीं हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है. बट यहां पर एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट ऑर्किड्स. ऑर्किड्स जो एक ऑर्नामेंटल सजावट के फ्लावर्स हैं, एक प्लांट है, उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होती है. हम इस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम वो पॉइंट लिख लेते हैं एल्यूरॉन लेयर वाला. सो नाउ बिलो एल्यूरॉन लेयर कहां पर है? बाहर की जो कवरिंग है, सीड कोट और फ्रूट वॉल जो फ्यूज हो चुकी है, ग्रेन की कवरिंग, उसके नीचे है क्या? एंडोस्पर्म की बाहर की लेयर. क्या कर रही है? एम्ब्रियो से सेपरेशन कर रही है. प्रोटीन की बनी हुई है, एंडोस्पर्म है तो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होगी. सो बिलो द कवरिंग ऑफ ग्रेन, मेज की बात कर रहे हैं, ग्रेन, the outer layer of endosperm separates the embryo by a proteinaceous, प्रोटीन से भरी हुई है, एंडोस्पर्म की ही आउटर लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर, जिसे हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर. मेज ग्रेन, इसीलिए मेज में बहुत अच्छा प्रोटीन का भी सोर्स है. एंड ऑफ कोर्स ये 3 एंड ट्रिप्लॉइड होगी. हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, हम समझ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी. अब इतना तो हमें समझ आ गया स्टूडेंट्स की डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कैस्टर, क्योंकि उनमें कॉटिलिडन्स बहुत अच्छे फ्लैशी और वहाँ रिजर्व फूड है एम्ब्रियो को सप्लाई करने के लिए, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगी, इसको रटने की जरूरत नहीं है. मोनोकॉट्स में कॉटिलिडन एकदम पतला कीकड़ा सा है, तो नेचुरली वहाँ एंडोस्पर्म अच्छी खासी होनी चाहिए, तो वहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलेंगी एक्सेप्ट ऑर्किड्स. अब देखो कैस्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने के लिए एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडन्स नहीं स्टोर कर रहे हैं फूड, लेकिन एंडोस्पर्म अच्छी खासी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑर्किड्स बेचारा जो है ये मोनोकॉट है, इसमें स्क्यूटेलम है, पतला सा कॉटिलिडन है, उससे भी खाना नहीं मिलेगा. एंडोस्पर्म भी नहीं है, उससे भी खाना नहीं मिलेगा. तो फिर स्टूडेंट्स ऑर्किड्स जो होते हैं इनकी लो सीड वायबिलिटी होती है, इनकी सीड ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती हैं. अगर आपने फटाफट इनको सो करके और जर्मिनेट नहीं करवाया, क्योंकि जर्मिनेट करवा दिया तो रूट्स बन जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी, दे विल टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन, तो ये मर जाती है सीड. इसकी जिंदगी बहुत कम है क्योंकि बेचारी के पास खाना नहीं है, ना तो एंडोस्पर्म है और ना उसके पास कोई हट्टा कट्टा फ्लैशी रिजर्व फूड वाला कॉटिलिडन है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट. सो इस तरह से ये हमने पढ़ा. अब वो जो डायग्राम है उस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आता है. सो मोनोकॉट में सीड कोट पे क्वेश्चन आ गया, मेम्ब्रेनस है, फ्यूज्ड है विद द फ्रूट वॉल. एम्ब्रियो
एम्ब्रियोनल एक्सिस छोटी सी है, स्मॉल एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये भी हमने देख लिया। उसमें एक पतला सा शील्ड शेप का कॉटिलिडन है जिसे स्क्यूटेलम कह दिया। एम्ब्रियो एक साइड ग्रूव में है, रेडिकल, प्लीम्यूल, कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंडोस्पर्म की बाहर की लेयर एल्यूरॉन लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई ट्रिपल एन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। इस डायग्राम की लेबलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस याद कराऊंगी, नीचे से ऊपर की तरफ हम सब कुछ याद कर लेंगे। ट्रिक बहुत सिंपल है, आप सब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम जरूर सुना होगा। ही इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, सॉकर प्लेयर। सो लेट्स राइट डाउन द ट्रिक। ट्रिक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन गिवन इन एनसीईआरटी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज, क्या खेलता है वो? सॉकर, एक तरह की फुटबॉल ही है, कंट्री सॉकर बोलते हैं उसको, कंट्री सॉकर। कहाँ, किसके खिलाफ? ये पोर्चुगल का है रोनाल्डो, और इंग्लैंड में भी सॉकर बहुत खेला जाता है, अगेंस्ट इंग्लैंड। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज कंट्री सॉकर अगेंस्ट इंग्लैंड। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस डायग्राम में सबसे नीचे क्या है, यहाँ पर कॉलियोराइजा जो रेडिकल को कवर कर रहा है, फिर रेडिकल। सो सी से सबसे नीचे है कॉलियोराइजा, उसके ऊपर है जिसे वो कवर करेगा रेडिकल, उसके ऊपर हमने बनाया है प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को कवर करेगा अगेन कॉलियोप्टाइल, उसके ऊपर लेबल किया हुआ है एस से स्क्यूटेलम। एनसीईआरटी में क्या किया, यहां देखिए, एनसीईआरटी में एल्यूरॉन लेयर को यहां लेबल किया हुआ है, मैंने उसे यहीं लेबल कर दिया ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। सो अगेंस्ट इंग्लैंड मतलब ए से एल्यूरॉन लेयर और ई से एंडोस्पर्म। एल्यूरॉन लेयर भी एंडोस्पर्म ही है लेकिन प्रोटीन की बनी हुई, और ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है। एंड दिस विल बी 3n, दिस इज ऑल्सो 3n। तो इस एक ट्रिक से हम ये सब कुछ बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हमें बात करनी है पेरिस्पर्मिक सीड्स की। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में इस साल भी आया है, कई बार आता है ये क्वेश्चन, पेरिस्पर्मिक सीड। नॉर्मली या तो कॉटिलिडन में फूड स्टोर है, डाइकॉट्स में एक्सेप्ट कैस्टर, या एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, कॉटिलिडन अगर पतला है। लेकिन ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और बीट रूट में न्यूसिलस जो है चारों तरफ का, वो भी परसिस्टेंट है। नॉर्मली जब फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, कॉटिलिडन्स बनते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, ये एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो न्यूसिलस से ही सारा न्यूट्रिशन खींच लेते हैं और न्यूसिलस डीजेनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन अगर वो रहता है तो ऐसी सीड को पेरिस्पर्मिक सीड और ऐसे न्यूसिलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। सो नॉर्मली nucellus gets absorbed या used up by endosperm and embryo after fertilization। ये पूरा का पूरा used up हो जाता है नॉर्मली। लेकिन if अगर वो रह जाए, if persistent, it is called पेरिस्पर्म। उस न्यूसिलस को कहेंगे पेरिस्पर्म, उस न्यूसिलस को, और ऐसी सीड को कहेंगे such a seed with persistent न्यूसेलस इज नोन एज, ये क्वेश्चन आता है, पेरिस्पर्मिक
सीड। एक स्टूडेंट्स नीट 2019 में ही आया है कि पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूसेलस है। पेरिस्पर्मिक सीड मतलब न्यूसेलस बच गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसके दो एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर विच इज काली मिर्च, और सेकेंड एग्जाम्पल है बीट रूट, चुकंदर। ब्लैक पेपर को हम पाइपर नाइग्रम कहते हैं। याद रखना बड़ा आसान है, नाइग्रम से नीग्रो याद रख सकते हो। नीग्रो मतलब अफ्रीकन पीपल, जो ब्लैक पीपल होते हैं वो काले होते हैं, और ये भी काली मिर्च है। सो पाइपर नाइग्रम, just note this down. So students, very very important, perispermic seed, structure of a monocot seed, आपके कोर्स में मेज ग्रेन है एंड डाइकॉट सीड। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सीड्स क्लासिफाई करेंगे दो बेसिस पर। पहला कि उसमें कॉटिलिडन्स कितने हैं, दो हैं तो डाइकॉट सीड, एक है तो मोनोकॉट सीड, राइट। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज, व्हाट इज द बेसिस, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। इफ 2 वी नो डाइकॉट सीड, जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, एंड इफ 1 थिन पेपरी स्क्यूटेलम, जिसे हमने कहा है, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्यूटेलम क्या है, कॉटिलिडन है मोनोकॉट सीड का, देन मोनोकॉट सीड। नाउ नेक्स्ट बेसिस ये है कि इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है। सो डाइकॉट सीड में मोस्टली क्या होते हैं बताइए, बड़ा आसान है, बता दो लॉजिक से। कॉटिलिडन है, खाने का इंतजाम है, एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, तो मोस्टली ये कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। मोस्ट ऑफ देम में हमें जो याद रखना है वो क्या क्या याद रखेंगे हम एक ट्रिक से इसको याद रखते हैं। मैं इसकी ट्रिक यहां पर लिख देती हूं, ट्रिक फॉर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसके एग्जाम्पल्स पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, फिर हो सकता है एंडोस्पर्म मिले तो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, बताइए कहां मिलेगा। एक ऐसा डाइकॉट जिसमें एंडोस्पर्म बढ़िया रहती है, दैट इज कैस्टर। सो कैस्टर इज अ डाइकॉट विथ एंडोस्पर्म। नाउ मोनोकॉट की बात करते हैं। मोनोकॉट को भी हम ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। मोनोकॉट्स में मोस्टली एंडोस्पर्म मिलती है, सो मोस्टली एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, मोस्टली। और ऑर्किड्स, इवन जो मनी प्लांट है पोथोस, वो भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन मेन आपको जो याद रखना है अभी 11th में वो ऑर्किड्स है। उसमें ना तो कॉटिलिडन ढंग का है, स्क्यूटेलम पतला सा है, और ना एंडोस्पर्म है, तो उसकी है एंडोस्पर्मिक सीड। रटा होना चाहिए, ऑर्किड्स हैं मोनोकॉट्स बट नॉन एंडोस्पर्मिक हैं ऑर्किड्स। पोथोस में लिख देती हूँ मनी प्लांट, वैसे हमें जो याद रखना है अभी ऑर्किड्स। अब आइए हम बाकियों को फिल करते हैं। वैसे तो बाकी सारी डाइकॉट्स, बाकी सारी मोनोकॉट्स, सारी डाइकॉट्स नॉन एंडोस्पर्मिक, सारी मोनोकॉट्स एंडोस्पर्मिक, बट हम जो ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक जो है नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए होगी एक, और एक ट्रिक होगी एंडोस्पर्मिक सीड के लिए। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पर बेसिस क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, वहां पर भी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्मिक सीड की ट्रिक बड़ी आसान है स्टूडेंट्स, जितनी भी BMW कार्स हैं नेचुरली वो क्या है, बहुत कॉस्टली है। सो ऑल BMW कार्स आर कॉस्टली। कैसे याद रखोगे, ऑल मतलब हम बात कर रहे हैं एल्ब्यूमिनस सीड की,
और इतना तो अब आप जानते हो, एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड है। ऑल मोस्टली मोनोकॉट्स आएंगे। आइए देखें कौन कौन से। बी से बार्ले, मेज, वीट, हमने लिखा नहीं है बट यहाँ पे राइस भी आ जाएगा। सारे हम वो लिख रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और कॉस्टली, को से है कोकोनट, ये सब मोनोकॉट्स हैं। लेकिन एक डाइकॉट है, कार का कैस्टर, ये डाइकॉट है लेकिन फिर भी एंडोस्पर्मिक है। अब आइए हम इसे फिल कर देते हैं। सारे मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स लिख दो। BMW यानी बार्ले, M मतलब मेज, W मतलब वीट, कार्ड्स यहां नहीं लिख सकते हैं, कैस्टर वो डाइकॉट में लिख चुके हैं, और कॉस्टली से कोकोनट। वैसे इसमें राइस, अनियन सब आ जाएंगे, सारे मोनोकॉट्स। नाउ अब हम ट्रिक लिखते हैं एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए। इसकी ट्रिक है सन, डोंट की जगह हम नॉट लिख रहे हैं। सन नॉट ग्रो ओनली ग्राम्स। एक लड़का है, हमेशा सिर्फ चना ही उगाता रहता है और वो चना उसका उगता नहीं है और फिर वो बहुत निराश हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो उसके फादर ने उसको बोला, बेटा सन, बेटा सिर्फ चना मत उगाओ, बी पॉजिटिव, और भी चीजें आप ग्रो करो, डेफिनेटली खेती होगी, दे विल ग्रो, सो बी पॉजिटिव। आइए इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। एक सेंटेंस, बहुत क्वेश्चन आता है इनके एग्जाम्पल्स पे। नॉट का मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, नॉन। इसमें एक मोनोकॉट एग्जाम्पल है, ओ से ऑर्किड्स, ऑर्किड्स ये मोनोकॉट है बट एंडोस्पर्म नहीं है, बाकी सारे डाइकॉट्स हैं। आइए देखते हैं। सन से है सनफ्लावर, लिख देते हैं यहां पर सनफ्लावर, सूरजमुखी। नाउ ग्रो से है, ग्रो से ग्राउंड नट, मूंगफली, डाइकॉट है, एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, ग्राउंड नट। और लिख देते हैं ग्राम से ग्राम यानी चना, ग्राम, जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, वो सब डाइकॉट्स होती हैं। बी से बीन्स यानी फली, बीन्स। और पॉजिटिव का पी, पी से मटर, पी, पी, राइट। सन नॉट ग्रो ओनली ग्राम्स, बी पॉजिटिव। सनफ्लावर, ग्रो से ग्राउंड नट, ऑर्किड्स जो मोनोकॉट्स हैं, ग्राम, बीन्स, पीज, ये सब नॉट मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। एंड ऑल BMW कार्ड्स आर कॉस्टली, ऑल मतलब एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक, बार्ले, मेज, वीट, कोकोनट, ये सब मोनोकॉट्स हैं, एंड कैस्टर विच इज डाइकॉट। So this is how you can classify the seeds on the basis of number 1 cotyledons कितने हैं and number 2 उनमें एंडोस्पर्म है या नहीं है। Just note this down. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इस पे से क्वेश्चन कॉमनली आता है। कैस्टर डाइकॉट होकर भी एंडोस्पर्मिक है और ऑर्किड्स मोनोकॉट होकर भी नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें सीड का स्ट्रक्चर समझ आ गया, हमें समझ में आ गया कि ओव्यूल ने ही फर्टिलाइज होकर सीड बनाई है। सीड में सीड कोट होगा, एम्ब्रियो होगा जो यंग प्लांट है, मिनिएचर मिनी प्लांट है, एंडोस्पर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब सीड को जर्मिनेट कैसे करें? सीड के जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? उसमें से बेबी मिनी प्लांट कैसे निकलेगा? अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये सीड बस आप घर में कहीं पर लाकर गेहूं रख दें या राइस रख दें और आप 2 महीने बाद जाएं तो वहाँ पर राइस के पेड़ हो जाएं या वीट के पेड़ हो जाएं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको मिट्टी खोदनी पड़ती है, प्लॉ करना पड़ता है, उस सीड को मिट्टी में डालना पड़ता है, मिट्टी ऊपर से कवर करनी पड़ती है, उसको बराबर एयर मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलनी चाहिए, तब उसमें से न्यू प्लांट निकलता है। तो नेचुरली ऐसे बैठे बैठे रखे बैग में रखे अचानक उसमें से पेड़ तो नहीं निकल आएगा। तो इसी को हम कहते हैं सीड का जर्मिनेट होना। सो सीड जर्मिनेशन। नाउ सीड जर्मिनेशन के लिए जब भी हम सीड को बोएंगे, सो करेंगे, अप्रोप्रिएट, ऑप्टिमम, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ये हम 12th क्लास में लिखेंगे। अप्रोप्रिएट मॉइस्चर होना चाहिए,
ऑक्सीजन होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो भी वो सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगी। ये नेचर का तरीका है प्रोटेक्ट करने का न्यू प्लांट को। मान लीजिए पानी की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अगर वो सीड जर्मिनेट कर गई, उस एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बन गया, रूट्स आ गई, लीव्स आ गई, उन्हें तो अप्रोप्रिएट कंडीशंस ही नहीं मिलेंगी, वो मर जाएगा, वो सीड वेस्ट हो जाएगी। तो ये नेचर का तरीका है टू प्रोटेक्ट। तो ये सब ऑप्टिमम कंडीशन ज़रूरी होती हैं। हम ये भी पढ़ेंगे 12th में कि एक्चुअली ये सीड कैसे जर्मिनेट करती है। आप आज मम्मी को पूछना आप स्प्राउट्स कैसे करते हो, अंकुरित कैसे करते हो। आप क्या करते हो, आप चना लाए, उसको आप पानी में भिगो दो। जब आप पानी में भिगोगे तो वो चना फूल जाएगा। इवन घर में छोले बनते होंगे, राजमा बनता होगा। मुझे अभी भी याद है जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी बोल के गई थी कि राजमा भिगो देना, कल शाम को राजमे की सब्जी बनाएंगे। तो मुझे लगा कि भाई लाइक वी आर अबाउट 4-5 मेंबर्स इन द फैमिली, तो इतना राजमा तो चाहिए होगा। सपोज ऐसी 4 कटोरी बनेंगी, तो मैंने 4 कटोरी राजमा भिगो दिया और वो तो 16 कटोरी के बराबर हो गया फूल के। तो तब तक शायद मैंने बॉटनी का ये लेसन नहीं पढ़ा था। आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत थोड़ा सा राजमा गलाते हैं या साबुदाना आप थोड़ा सा गलाते हो, थोड़ा सा सोक करते हो पानी में, वो फूल जाता है, बहुत सारा बन जाता है। चना बहुत सारा बन जाता है, मटर फूल जाती है, दालें फूल जाती है। इतनी सी दाल लेते हैं अरहर की और वो कुकर में आप बॉईल करते हो, बहुत सारी हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सीड में हमें पता है वो छेद है माइक्रोपाइल, उससे पानी अंदर घुस जाता है। ये नेचुरल है सीड के अंदर। उसे लगता है पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, शायद मुझे जर्मिनेट करना है, स्प्राउट करना है, तो उसके अंदर पानी घुस जाता है। उस पानी में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व्ड है, ऑक्सीजन रहती है, प्लस एटमॉस्फेयर से भी एयर ऑक्सीजन घुस रही है, एयर घुस रही है जिसमें ऑक्सीजन रहती है 21% हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये सीड के अंदर जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं, वो इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, इससे एटीपी बनाते हैं और एटीपी से वो सेल्स डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। रेडिकल के सेल रूट्स बनाएंगे, प्लिम्यूल के सेल शूट बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसे कर कर एक मिनी प्लांट निकल आता है। इसीलिए हम पानी वगैरह सब देते हैं जब हम बीज बोते हैं, जब एक किसान खेती करता है। अब ये सब हम लिख नहीं रहे हैं, ये सब हम 12th में लिखेंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें समझ तो आए हम पहले पढ़ क्या रहे हैं। अब अगर आप कभी ध्यान से, अगर आप विलेज बैकग्राउंड के हैं तो आई एम श्योर आपको आइडिया होगा, अगर आप नहीं भी हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे सपोज करिए कि अगर किसी किसान को दाल की खेती करनी है, उसको मटर की खेती करनी है या उसको चना उगाना है खेतों में, तो वो क्या करते हैं, ध्यान देना, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को खोदते हैं, दे प्लॉ द सॉइल, और उसमें ना ऐसी नालियाँ बनाते हैं, वो करीब 4 to 5 इंच गहरी होती है, उसमें वो सीड्स डाल देते हैं और फिर उसे अच्छे से कवर कर देते हैं। करीब 4-5 इंचेस नीचे ज़मीन के वो उस बीज को गाड़ देते हैं। वो बहुत नीचे भी नहीं गाड़ते, ऐसा नहीं 10 इंच नीचे गाड़ दें, और ना वो बहुत ऊपर ऊपर गाड़ते हैं, 4 to 5 इंच नीचे वो गाड़ देते हैं। जबकि अगर उसी किसान को उस फील्ड में, उस फार्म में गेहूं या राइस उगाना है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बस मिट्टी खोदी, ये मोनोकॉट्स हैं, ग्राम पी डाइकॉट्स थे, मिट्टी खोदी, बीज डाल दिए, फैला दिए। ऐसा नहीं कि कोई नालियां बनाई हैं प्रॉपर, बस 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 मिट्टी के नीचे डाल दिए और कवर कर दी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत नीचे कोई अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे डालेंगे। ऐसा क्यों? वाई डज दिस हैपन? स्टूडेंट्स, सीड 2 तरह से जर्मिनेट करती है। आइए अब हम उसको समझते हैं। सीड जर्मिनेशन एक्चुअली एक और टाइप है जहां पर जैसे जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, हम 12th में उसकी डिटेल समझेंगे। वहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे दलदल है, पानी भरा हुआ है, मिट्टी कीचड़ है। अगर फ्रूट और फ्रूट के अंदर है सीड, अगर वो सीड वहाँ गिरी नीचे तो उसे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो तो दलदल वाली मिट्टी है, मिट्टी में छेद होते हैं, वहीं तो ऑक्सीजन होती है, वो भी पानी से भरा हुआ है, तो वो सीड तो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। तो नेचर वहां पर क्या करता है, पेड़ पर लटके लटके ही फ्रूट में जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाती है और डायरेक्ट यंग प्लांट आता है और वो मैच्योर होता है, वो सर्वाइव कर सकता है कंडीशंस को। उसे विविपैरिटी कहते हैं। हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम 2 बेसिक टाइप्स कर रहे हैं। पहला है, अब हम समझते हैं, दैट इज एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल, अब इसको समझना। और एक एपीजियल है
तो एक डेफिनेटली क्या होगा, हाइपोजियल। जियो का मतलब होता है अर्थ, एपीजियल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम मिट्टी के ऊपर सीड डाल रहे हैं, नहीं, हम मिट्टी खोदकर ही डाल रहे हैं, मिट्टी के अंदर ही डाल रहे हैं। तो जब यहां भी मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, वहां भी मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, तो दोनों को हाइपोजियल क्यों नहीं बोला, जियो के अंदर हाइपोजियल, इसे एपीजियल क्यों बोला, आइए हम इसको समझते हैं। एपीजियल जो है ये मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स में होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आपको एग्जाम्पल्स नहीं लर्न करने, आपको सिर्फ समझना है। समझना क्या होगा, ये सपोज मिट्टी की लेयर है, सॉइल सरफेस है, 4 to 5 इंचेस नीचे हमने एक सीड सो कर दी, ये सीड है, इसमें ये रेडिकल नीचे, प्लिम्यूल ऊपर, इस तरह की सीड है, आपने इसको पानी वगैरह सब दिया, ये जर्मिनेट करेगी। अब क्या होता है समझना, इसमें एक्चुअली ये सपोज रेडिकल है, ये प्लिम्यूल है, तो ये एपिकोटाइल होगा, ये हाइपोकोटाइल होगा, इतना हम समझते हैं। और ये इसका कॉटिलिडन है, 2 होंगे लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, एक इधर है एक पीछे, ऐसे 2 कॉटिलिडन्स है। जब ये जर्मिनेट करेगी तो इनमें हाइपोकोटाइल बहुत जल्दी ग्रो करता है और लंबा ग्रो करता है। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, ये सीड है और हाइपोकोटाइल बहुत लंबा ग्रो किया, सपोज ये ग्रो करा, तो जब हाइपोकोटाइल ने लंबा ग्रो किया तो जो रेडिकल है वो भी नीचे शिफ्ट हो गया, काफी नीचे चला गया मिट्टी में। प्लिम्यूल और इपिकोटाइल इतना ग्रो नहीं करा है, अभी इतना ग्रो नहीं करा है, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, ये जब हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा, अब आप इसको समझना, मैं इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब ये हाइपोकोटाइल बहुत ग्रो करेगा, इसको मैं ग्रो करवा रही हूँ, देखो ये इस लेवल पे था, इतना हाइपोकोटाइल अभी है, लेकिन अब ये इतना हो गया, ये ग्रो कर गया और ये रेडिकल आ गया नीचे, आया समझ। अगर ये हाइपोकोटाइल जो इतना सा पोर्शन था वो इतना हो गया, तो नेचुरली इससे कॉटिलिडन भी अटैच्ड है, वो कॉटिलिडन यहां आ गया, ये प्लिम्यूल है, सॉरी एपिकोटाइल है, ये ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, और ये इस पर प्लिम्यूल है, राइट। सो ये है हाइपोकोटाइल। अब और ग्रो करा, ये थोड़ा सा और ग्रो करा, तो अब क्या होगा, ये ग्रो करा ऐसे और डीप गया, ये लगातार लंबा हो रहा है, ये रूट्स डेवलप हो गई, प्राइमरी रूट डेवलप हो गई, इससे फिर सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, डाइकॉट्स में हम जानते हैं टैप रूट सिस्टम होता है, तो ये टैप रूट्स डेवलप हो गई। और क्योंकि ये हाइपोकोटाइल इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ये कॉटिलिडन क्या हो जाएगा, जमीन के बाहर आ गया, और जैसे ही ये जमीन के बाहर आया, अब ये दोनों कॉटिलिडन्स खुल गए, ये 1 और ये 2, ये कॉटिलिडन्स खुल गए। ये कॉटिलिडन्स थिक हैं, फुल ऑफ फ्लैशी मटेरियल हैं, ये ग्रीन हो जाते हैं, इन्हें ही हम कॉटिलिडनरी लीव्स कहते हैं। कॉटिलिडनरी लीव्स, कॉटिलिडन्स ही हैं जो जमीन के ऊपर आ गए हैं। अभी टाइम लगेगा जब तक कि पहली, अभी तो ये प्लिम्यूल है, यहां पर ये प्लिम्यूल है, कुछ टाइम के बाद में और जब जर्मिनेशन होगा, ये और डीप गया, ये रूट सिस्टम डेवलप हो ही गया है हमारा यहां पर पूरा, और अब यहां पर पहली लीव्स आ गई। पहली लीव्स को क्या कहते हैं बताइए, प्रोफिल्स, प्रोफिल्स। अब ये कॉटिलिडन धीरे धीरे फिर डिजेनरेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एपिकोटाइल नहीं, हाइपोकोटाइल का इनिशियल इलोंगेशन हुआ, जिसके कारण से कॉटिलिडन इज पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल। तब तक कॉटिलिडन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मीनवाइल साइमल्टेनियसली रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जो अब बहुत नीचे तक पहुंच गया है, तो वहां सॉइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लस
पहली पत्तियां आ जाएंगी कुछ समय में, वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देंगी। अब ये कॉटिलिडन्स डीजेनरेट हो जाएंगे क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रूट से वाटर मिनरल्स आराम से मिल रहे हैं और इस तरह से ये प्लांट अपने आप ग्रो कर जाएगा। तो यहां पर जो सीड का जर्मिनेशन है, डाला तो नीचे है लेकिन जर्मिनेट कहां कर रही है, वो अर्थ के ऊपर कर रही है, क्योंकि कॉटिलिडन्स अर्थ के ऊपर आ गए हैं जब सीड में जर्मिनेशन हुआ है, इसीलिए एपीजियल बोलते हैं। तो यहां पर एपीजियल जर्मिनेशन क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। इट इज ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। ये है पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कॉटिलिडन्स आर पुश्ड आउट ऑफ सॉइल। पहले वो कॉटिलिडनरी लीव्स बनाएंगे और फिर न्यू लीव्स फॉर्म हो जाएंगी मीनवाइल, इस तरह से, इसीलिए इसको एपीजियल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में क्यों हो सकता है ये, क्योंकि कॉटिलिडन्स फ्लैशी होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड। आप बोलो मैडम चलो मोनोकॉट में कर देते हैं इसको, तो क्या होगा भाई, मोनोकॉट में अगर ऐसा हुआ, कॉटिलिडन बाहर पुश हुआ, तो कॉटिलिडन तो बिल्कुल पतला सा है, पेपरी है, रूट्स बनी नहीं है अभी, तो क्या होगा, वो पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, जब तक पहली पत्तियां आए तब तक तो वो मर ही जाएगा। तो ये किस में पॉसिबल है, डाइकॉट्स में। तो रटने की जरूरत नहीं है, एपीजियल मतलब कॉटिलिडन बाहर आ रहा है। अगर कॉटिलिडन बाहर आ रहा है तो कॉटिलिडन को थिक एंड फ्लैशी होना चाहिए और वो होता है डाइकॉट्स में, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, क्यों इसको 4 to 5 इंच नीचे ही सो किया है। अगर हम इसे बहुत डीप सो करते, मान लो मैंने इसे यहां डाला, तो हाइपोकोटाइल जब ग्रो करता तो चांस था कि कॉटिलिडन कभी ऊपर ही नहीं आता। अगर कॉटिलिडन ऊपर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो पेड़ तो दम घुट के सफोकेशन से मर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इसे यहां सो कर देते, बस मिट्टी खोदी और सीड डाल दी, तो क्या होता, तो हो सकता है बहुत जल्दी कॉटिलिडन बाहर आ जाता, और ये कॉटिलिडन बड़ा मजेदार है, फुल ऑफ रिजर्व फूड है, तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, काऊ है, गोट्स हैं, वो इस कॉटिलिडन को खा जाती और ये बेचारा सरवाइव नहीं कर पाता। ये बाहर आता है एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट टाइम पर आता है, कुछ समय में ही इसमें लीव्स आ जाती है ताकि ये अपना प्रोटेक्शन कर सके। तो बहुत नीचे भी सो नहीं कर सकते, कॉटिलिडन बाहर ही नहीं आएगा, प्लांट नहीं ग्रो करेगा। बहुत ऊपर भी सो नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत जल्दी कॉटिलिडन बाहर आ जाएगा, तब तक प्लांट का खुद का रूट सिस्टम वगैरह नहीं बना है, अगर इसको खा लिया तो वो प्लांट नहीं कर पाएगा। यहाँ तो फिर भी रूट सिस्टम तब तक बन जाता है। सो इसीलिए एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर इसको डालते हैं। हाइपोकोटाइल के इलॉन्गेशन के कारण है, कॉटिलिडन्स आर पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल, कैरेक्टर ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डाइकॉट्स, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। आइए, मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, विच इज अ गुड न्यूज फॉर अस। ये होता है मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स में, इसको समझना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी उस पे बस प्लो करो और सीड्स डाल दो, समझना क्यों। अगेन सपोज ये सॉइल सरफेस है, ये इसकी एक सीड है ना, ये एक सीड है, इस सीड में भी एपिकोटाइल होगा, ये हाइपोकोटाइल होगा, या रेडिकल होगा, ये प्लिम्यूल होगा। इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल ग्रो करता है लेकिन एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करता है, एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करता है, तो ये एपिकोटाइल ग्रो कर गया, ये हाइपोकोटाइल भी ग्रो कर रहा है कम। कॉटिलिडन एक पतला सा कॉटिलिडन है, स्क्यूटेलम, मैं यहां लिख देती हूं, ये क्या है, ये कॉटिलिडन है, लेकिन मोनोकॉट्स में ये पतला सा पेपरी है। यहां पर क्या हो रहा है, एपिकोटाइल का इनिशियल इलॉन्गेशन है, इनिशियल, हाइपोकोटाइल तो कर ही रहा है लेकिन एपिकोटाइल का इनिशियल इलॉन्गेशन होगा, और ये प्लिम्यूल आ गया बाहर, ठीक है। हाइपोकोटाइल थोड़ा सा ही ग्रो करता है, क्योंकि अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मोनोकॉट्स में टैप रूट नहीं बनती है। क्या हुआ, ये बनी प्राइमरी रूट, और याद है अपन ने लिखा था मोनोकॉट्स में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उसमें प्राइमरी रूट, अब ये डीजेनरेट कर गई, ठीक है, ये देखो ये डीजेनरेट कर गई, पहले तो बना देते हैं, चलो पहले थोड़ा सा बना देते हैं, ये प्राइमरी रूट बनी एक और ग्रो करा, ये
कॉटिलिडन अभी भी यहीं है, हाइपोकोटाइल ने ग्रो किया, एपिकोटाइल ने ग्रो किया है, ये लीव्स बन गई और ये डीजेनरेट करेगा और डीजेनरेट करके हमने पढ़ा था बेस ऑफ द स्टेम, एपिकोटाइल, ये बेस ऑफ द स्टेम जो है यहां से इस तरह से फाइब्रस रूट्स बन गई। याद आया आपको? ऐसा होता है, प्राइमरी रूट बनी बट वो शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड के बाद में वो डीजेनरेट हो गई और बेस ऑफ द स्टेम, ये पूरा स्टेम बन रहा है, यहां से फिर इसकी फाइब्रस रूट्स बन जाती है। सो यहां पर क्या हो रहा है, ये एपिकोटाइल है, यहां पर एपिकोटाइल का इनिशियल इलोंगेशन है और अगर आप ध्यान से देखें कॉटिलिडन कभी भी अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे ही है। आप उसको यहां सो करो तो भी नीचे ही रहेगा, यहां सो करो तो भी नीचे ही रहेगा। सो कॉटिलिडन एक सिंगल remains inside the soil, इसीलिए सॉइल के अंदर रहता है, नीचे रहता है, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन अपन इसको नाम देते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहां पर कॉटिलिडन ऊपर आ रहा है अर्थ के, इसीलिए इसे यहां भी लिख देती हूं इनिशियल, नहीं तो आपको लगेगा कि सिर्फ हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल भी कर रहा है ग्रो, लेकिन हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो कर रहा है, शुरू में ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, कॉटिलिडन पुश हो रहे हैं, कॉटिलिडन अर्थ के ऊपर आ रहे हैं, सॉइल सरफेस के ऊपर, इसीलिए एपीजियल। ऑलराइट, जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सीड को कंप्लीट किया। हमने देखा कि एक डाइकॉट सीड में अच्छा डेवलप सीड कोट होगा विद टेस्टा, टेगमन, हाइलम एंड माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो होगा जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, दो फ्लैशी फुल ऑफ फूड रिजर्व कॉटिलिडन्स होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड करेगी प्लिम्यूल और रेडिकल में, जो रिस्पेक्टिवली शूट और रूट को दे विल गिव राइज टू। एंडोस्पर्म नहीं होती है डाइकॉट्स में एक्सेप्ट कैस्टर। मोनोकॉट सीड के अंडर हमने मेज ग्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करा। सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज हो जाएगी, इसीलिए इसे ग्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेनस सीड कोट है। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के एक साइड में ग्रूव में है, छोटा सा है, छोटी सी उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें प्लिम्यूल है, रेडिकल है, एंड दे आर कवर्ड बाय शीथ कॉल्ड कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। पी से प्लिम्यूल, पी से कॉलियोप्टाइल एंड आर से रेडिकल, आर से कॉलियोराइजा, इंपॉर्टेंट है। और एक पतला सा पेपरी शील्ड लाइक कॉटिलिडन है जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। एंडोस्पर्म इसमें बहुत अच्छी खासियत है एक्सेप्ट ऑर्किड्स जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है। मोस्टली स्टार्ची एंडोस्पर्म होती है, बट मेज ग्रेन में एंडोस्पर्म की आउटर लेयर है एल्यूरॉन लेयर जो प्रोटीनेशियस है और जो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। हमने बात की कि मोस्टली सभी, चाहे डाइकॉट्स हो, मोनोकॉट सीड्स हो, उनमें न्यूसेलस यूज्ड अप हो जाता है बाय एंडोस्पर्म, बाय एम्ब्रियो। अगर वो परसिस्ट करता है जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, पाइपर नाइग्रम एंड बीटरूट, तो ऐसे न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहेंगे और ऐसी सीड को पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे। हमने बात करी कि हम कैसे उस मेज ग्रेन के डायग्राम को याद रखेंगे एक सिंपल ट्रिक से। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल्स याद करेंगे कैसे ट्रिक से। और हमने बात की कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए या तो एपीजियल जर्मिनेशन होता है या हाइपोजियल। एपीजियल रटने की जरूरत नहीं है, जियल, जियो मतलब अर्थ, एपी मीन्स ऊपर, कॉटिलिडन उसके ऊपर आ रहे हैं, कॉटिलिडन ऊपर आ रहे हैं, यानी हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इनिशियल हो रही है, और इसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही सो किया जाता है। डाइकॉट्स जिसके कॉटिलिडन्स हट्टे कट्टे हैं। मोनोकॉट्स में हाइपोजियल है, कॉटिलिडन कभी ऊपर नहीं आता, एपिकोटाइल की ग्रोथ के कारण होता है। So with this we complete another important structure of plants, angiospermic plants, that is seeds. हमने बेसिकली इस चैप्टर में वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम एंड लीव्स को कंप्लीट कर लिया है और हमने बात कर ली है फ्लोरल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें फ्लावर, फ्लावर के बाद इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट एंड सीड की। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में ट्रिक्स के साथ, आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, वेरियस फैमिलीज, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके फ्लोरल डायग्राम्स क्या होते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम उन्हें लर्न करें। हमारे एनसीईआरटी में 3 ही फैमिलीज दी हुई हैं। फैबेसी जो पल्सेस दालों की फैमिली है, सोलेनेसी जो पोटैटो आलू टमाटर वाली फैमिली है, और लिलिएसी जो लिली की फैमिली है। बट क्वेश्चंस कुछ और फैमिली से भी आते हैं, हम उन्हें भी कवर करेंगे। सो आई जस्ट होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।